हाँ, अब देखो ब्रॉडली डिवाइडेड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के दूसरे प्रकार पढ़ते हैं। वैसे मैंने कैटलिस्ट के 4 प्रकार पढ़ा दिया आप लोगों को, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक आपको स्व उत्प्रेरक, एक प्रेरित उत्प्रेरक, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, मोटा मोटी देखा पॉजिटिव कैटलिस्ट में। सर पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसे उत्प्रेरक जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। क्या कहलाएंगे मेरे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका अपन ने एग्जांपल पढ़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अपन ने प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इसका डिकम्पोजिशन करवाया तो तेरा वाटर प्लस HO2 गैस बाहर निकली, ठीक है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट 76 किलो जूल पर मोल थी और विद कैटलिस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? 57 किलो जूल पर मोल थी। उसका अपने ग्राफ बना के बता दिया। उसके बाद में नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे तो वही बात करेंगे कि ऐसे कैटलिस्ट जो सर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, क्या कहलाएंगे? इनहिबिटर भी कह सकते हैं उनको, और नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, मंदक और निरोधक हिंदी में बोलेंगे उस चीज को, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल, वही बात है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपन क्या करेंगे? गिल्सरोल की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे? डिकम्पोजिशन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाती है, इसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कौन सा? ऑटो कैटलिस्ट है। ऑटो कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे? स्वतः उत्प्रेरक। तो स्वतः उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं? बना हुआ रिएक्टेंट से बना हुआ प्रोडक्ट ही खुद किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए कैटलिस्ट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रारंभ में तो स्लो होती है और उसके बाद में क्या होती है? फास्ट होती है। इसको क्या बोलेंगे? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक की रिएक्शन में अपन ने बात करी थी किसकी? डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब सॉरी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब अपने हाइड्रोलाइसिस किया उसके बाद में अपन ने किसकी बात करी थी? उसके बाद में इंड्यूस कैटलिस्ट की बात करते हैं। इंड्यूस कैटलिस्ट को प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है सर? ऐसी दो अभिक्रियाएं जिनमें से एक अभिक्रिया हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो उस अभिक्रिया को देख के दूसरी वाली अभिक्रिया को दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए तो दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। क्या कहलाती है? प्रेरित अभिक्रिया। जैसे अपन ने बात करी थी किसकी? सोडियम सल्फाइड की बात करी थी, उसके बाद में सोडियम आर्सेनेट की बात करती है। सोडियम सल्फाइड का डिकम्पोजिशन होता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब मेरे को सोडियम आर्सेनेट का भी ऑक्सीडेशन करवाना है, तो दोनों को एक साथ मिलाया और ऑक्सीडेशन करवाया, दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक व्यापक अवधारणा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट दो तरह का होता है। पहला तेरा समांगी उत्प्रेरण है। कौन सा? समांगी। सिंपल सी बात है, जो पहला होगा वो कौन सा रहेगा मेरा? समांगी। समांगी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहला होमोलाइटिक। होमोलाइटिक कैटालिसिस, ठीक है। एक तो होमोलाइटिक कैटालिसिस और दूसरा कौन सा होता है तेरा? हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस। हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। इसको क्या बोलेंगे अपने? विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मोटा मोटा देखेंगे अपन, ठीक है। डिफरेंस के साथ इसको याद करते हुए चलेंगे। समांगी उत्प्रेरण, पहली बात तो समांगी उत्प्रेरण से को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा सर मेरा समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है। होमोलाइटिक कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन समांगी उत्प्रेरण की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या? कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, या इनकी जो परावस्थाएं हैं, इनका जो फेज है, तीनों का जो फेज है वो तीनों का फेज क्या हो? सेम हो। तीनों का फेज क्या हो? सेम हो। या तो तीनों ही क्या हो? लिक्विड हो, या तीनों ही क्या हो? गैस हो, या तीनों ही क्या हो? सॉलिड। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाएगी। आई बात समझ में? दूसरी बात अपन बात करें हेटेरोलाइटिक कैटलिस्ट में, तो हेटेरोलाइटिक कैटलिस्ट की बात करते हैं तो इसमें ऐसी बात करेंगे कि गुरुजी रिएक्टेंट, कौन सी? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, इन तीनों का फेज क्या हो? डिफरेंट हो। तीनों का फेज क्या हो? डिफरेंट। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? हेटेरोलाइटिक कैटलिस्ट कहलाएगी। कौन सी? हेटेरोलाइटिक कहलाएगी। और ये कौन सी कहलाएगी तेरी? होमोलाइटिक। अब बात आती है सर इसका कोई बेस्ट एग्जांपल, जैसे बात करें अपन किसकी, कि मेरे को बहुत सारी रिएक्शन की बात करता हूं। जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करता हूं, इस रिएक्शन में मेरे को SO2 का ऑक्सीडेशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? SO3 में।
किस में रहे, SO3 में, 2SO3 में, किसकी प्रेजेंस में, NO नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये भी मेरा गैस, SO2 भी मेरा गैस, O2 भी गैस और SO3 बनी भी क्या मेरी गैस। तो ये किसका एग्जांपल है, होमोलाइटिक कैटलिस्ट का। कौन सा, छोटा सा है, शीशा कक्षा विधि, शिक्षा कक्ष विधि, ठीक है। लेड क्लास मेथड है, लेड क्लास मेथड है, ठीक है, ग्लास क्लास मेथड भी बोलते हैं इसको। अब इसकी बात करें हेटेरोलाइटिक, जैसे मैं बात करूं N2 प्लस 3S2 इक्वल्स टू 2NS3, इसमें मैंने क्या ले लिया, Fe मेटल ले लिया, जो कि मेरी सॉलिड है। नाइट्रोजन क्या है, मेरी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, मेरी गैस है, और बनने वाली अमोनिया भी क्या है, मेरी गैस। तो इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन की छोटी सी बात है गुरुजी, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या जो रिएक्टेंट है वो कौन सी स्टेट में है, सर गैस स्टेट में है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, ये भी कौन सी स्टेट में, गुरुजी गैस में, और जो कैटलिस्ट है वो भी कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट में। बट यहाँ पे देख, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट, ये तो गैसेस स्टेट में है, प्रोडक्ट क्या है गुरुजी, प्रोडक्ट भी क्या है, मेरी गैस है, क्या है, गैस है। लेकिन जो मेरा कैटलिस्ट है ना वो क्या है, सॉलिड है। तो ये कैटलिस्ट तो क्या कहलाएगा, हेटेरोलाइटिक कैटलिस्ट है, और ये रिएक्शन हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस है, ठीक है। ये कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, होमोलाइटिक कैटलिस्ट है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, होमोलाइटिक कैटालिसिस। दोनों का बेसिक डिफरेंस पता चला आप लोगों को, बस ये मोटा मोटी इन दोनों में फर्क होता है। उसके बाद में एक छोटे से दो मेथड आता है, एक तो होमोलाइटिक कैटलिस्ट के रिएक्शन रेस्पेक्टिवली और दूसरा हेटेरोलाइटिक कैटलिस्ट के रेस्पेक्टिवली। अपना दो मेथड है। होमोलाइटिक कैटलिस्ट के रेस्पेक्टिवली जो पहला मेथड है, मतलब इसको होमोलाइटिक कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, इसके लिए समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, ठीक है। अपन इसकी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, गुरुजी ये कैसे होती है और इसमें ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो होमोलाइटिक कैटलिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले अपन। हाँ जी, होमोलाइटिक कैटलिस्ट की मैकेनिज्म ऑफ होमोलाइटिक कैटलिस्ट है, क्या रहे, मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ होमोलाइटिक कैटालिसिस, ठीक है। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, कौन सा, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ये नाम से भी पूछ लेता कभी कभी, क्या होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, हिंदी मीडियम, ठीक है, ध्यान से देखिए, आरबीएससी में, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। इंटर कंपाउंड्स थ्योरी, ठीक है, इंटरमोलिकुलर कंपाउंड्स थ्योरी, इसकी बात करते हैं, सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर थ्योरी है। अब माध्यमिक यौगिक मतलब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। माध्यमिक यौगिक क्या होता है, हमेशा इंटरमीडिएट, क्या होता है, इंटरमीडिएट। अब गुरुजी इंटरमीडिएट कैसे बनता है उसकी बात करते हैं छोटी सी। हाँ जी, इंटरमीडिएट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं इंटरमीडिएट होता कैसा है, वो होगी क्या। पहले रिएक्शन देख, वही रिएक्शन की बात कर ले अपन, कौन सी तेरी SO2, इसकी रिएक्शन तूने O2 से करवाई, ठीक है, और क्या बना था तेरा 2SO3, क्या बना था 2SO3। अरे यहाँ पे क्या था NO, क्या था NO, ये भी क्या थी तेरी गैस, ये भी क्या थी तेरी गैस, ये भी क्या है तेरी गैस, और ये भी क्या है तेरी गैस। तीनों का फेज क्या है, गैस है सबका, ठीक है। अब ये रिएक्शन की अपन पढ़ते हैं मैकेनिज्म, क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म। अब देख मैकेनिज्म होता क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात है सर, शुरू में होता क्या है कि स्टेप फर्स्ट में जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा सर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा तेरा NO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा रे, NO2 का। NO रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन के साथ, तो NO2 का फॉर्मेशन करेगा। हाथ लगा दिया तो एक ही ऑक्सीजन आई, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स बनता है ना, इसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट, ठीक है। ये मेरा क्या, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती, क्या बोलेंगे इसको, मध्यवर्ती, या फिर माध्यमिक यौगिक, क्या बोलेंगे इसको, माध्यमिक यौगिक, सिंपल सी बात है। अब देख दूसरी
स्टेप में क्या होता है, अब मैं बात करता हूं किसकी, स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होगा सर, स्टेप सेकंड में जो मेरा NO2 था, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, SO2 के साथ। किसके साथ है, SO2 के साथ। तो NO2 क्या करेगा, NO2 करेगा गुरुजी अपना ऑक्सीजन सल्फर को दे दिया, SO3 बना दिया और खुद वापस बाहर निकल गया। अगर ये नहीं टूटता इसमें तो NO एज ए कैटलिस्ट नहीं होता भाई। कैटलिस्ट की अपन शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन खुद की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करता। पहले भी NO था, वो लास्ट में भी क्या है, NO। अब ये तो तेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसी को अपन क्या बोलेंगे, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। दो स्टेप याद रखनी है आपको, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। होता क्या, जो बीच वाला इंटरमीडिएट बनता है, दोनों स्टेप के बीच में जो कंपाउंड्स का कंपाउंड बनता है उसी को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था विस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अब बात करते हैं अपन विस्मांगी उत्प्रेरण की। तो वो लोग ने आप लोगों को पहले से बता दिया कि विस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है। हाँ, तो अब देखते हैं, दोबारा से बात करता हूँ एक बार। विस्मांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक तो जो प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी पहले बात करते अपन, इसमें जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, एक तो रिएक्टेंट, एक तेरा प्रोडक्ट, और दूसरा मैंने किसकी बात करी थी, कैटलिस्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इन तीनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन तीनों की जो बात करें फेज की, ठीक है, इन तीनों का जो फेज होता है ना, वो क्या होता है, इन तीनों का फेज हमेशा डिफरेंट होता है। इसीलिए इसको अपन ने हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट या फिर हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस बोल रहे हैं, ठीक है। इसको विस्मांगी उत्प्रेरण हिंदी में बोलते हैं। अब आती है विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अपन बात करते थे विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अब मैंने इससे पहले आपको एक मैकेनिज्म बताई थी होमोजीनियस कैटालिस्ट की। जब मैंने होमोजीनियस कैटालिस्ट की मैकेनिज्म बताई थी तो आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस जो कैटालिस्ट होता है वो इंटरमीडिएट स्टेट को फॉलो करता है, मतलब इंटरमीडिएट थ्योरी पर बेस्ड है। जो अपना होमोजीनियस है, जो होमोजीनियस तो इंटरमीडिएट पे बेस्ड है, और जो तेरा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस है, इसकी मैकेनिज्म है, जो हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट है, इसकी जो मैकेनिज्म है ये बेस्ड है विस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत, मतलब एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, इस थ्योरी पर बेस्ड है। अब बात आती है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ फॉर हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। ये थ्योरी बोलती क्या है, बात करती है ये थ्योरी ये बात बोलती है कि किसी भी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, कोई भी गैसेस रिएक्शन होगी, उनका एडजॉर्प्शन, कोई भी गैसेस रिएक्शन होगी, उनके एडजॉर्प्शन फिनोमेना को, कि उनका एडजॉर्प्शन किस पे होता है, सॉलिड कैटालिस्ट के ऊपर। किसके ऊपर, सॉलिड कैटालिस्ट पे। तो मैंने कौन सा ले लिया, एक सॉलिड कैटालिस्ट ले लिया, ठीक है। सॉलिड जो मेरा क्या है, एज ए कैटालिस्ट है, ठीक है, जो मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। अब जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं ना, इसके ऊपर क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है। क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है। और जो हर एक फ्री वैलेंसी है ना, उसी को मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव सेंटर। क्या बोलूंगा रे, एक्टिव सेंटर। जो ये क्या होती है, सबकी सब क्या होती है, फ्री वैलेंसी, ठीक है। अब बात आती है, अपन ने जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं तो मैं बात हर चीज बताता हूँ वहाँ पे कि फ्री वैलेंसी क्या होती है, मतलब उसकी मुक्त संयोजकता, जैसे नाइट्रोजन की 5 होती है वो वैलेंसी होती है, उसी तरह सॉलिड की भी क्या होती है, अपनी फ्री वैलेंसी होती है। जो फ्री वैलेंसी इसके लिए किसका बिहेव करेगी, एक्टिव सेंटर का। अब क्या होगा कि कोई भी गैस जैसे N2 हो, तेरी H2 हो, कोई सी भी गैस हो, अब ये क्या करेगी, इस जो एक्टिव सेंटर था ना, इसके साथ क्या होगी, बाइंड होगी। आई बात समझ में, किसके साथ बाइंड होगी, एक्टिव सेंटर के साथ बाइंड होगी। सॉरी। अब आगे बात देखते हैं। अब जो बात आती है हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट है, तो एक्टिव सेंटर के साथ क्या हो गई, बाइंड हो गई, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस लग गया, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगी, एक तरह का बॉन्ड बनाएगी। अगर ये जो बॉन्ड बन रहा है, अगर ये केमिकल बॉन्ड बनेगा, कौन सा, केमियो ऑब्जॉर्प्शन होगा। अगर ये बॉन्ड कौन सा बने, केमिकल, कौन सा है,
केमिकल। अगर ये बॉन्ड केमिकल बनेगा तो कौन सा अब्जॉर्प्शन होगा? केमियो अब्जॉर्प्शन होगा, केमियो अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अगर इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनेगा तो कौन सा अब्जॉर्प्शन होगा? केमियो अब्जॉर्प्शन होगा। तो फिजिकल बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मतलब सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो फास्ट बनेगा तेरा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद में कि सर इसके बाद में इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। अब इसके साथ में रिएक्शन होने का पहला तो क्या हो गया? एडजॉर्प्शन। क्या हो गया? एडजॉर्प्शन। अब क्या होगा? अब यहां से एडजॉर्प्शन मतलब यहां पे अधिशोषण हो गया। इसका क्या हो गया? अधिशोषण। अधिशोषण होने के बाद में ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर क्या होगा इनका? विशोषण। क्या होगा रे? विशोषण होगा, ठीक है। यहां से पहले तो एडजॉर्प्शन होगा, उसके बाद में क्या होगा? इसको मतलब पहले तो अधिशोषण, उसके बाद में क्या होगा? विशोषण। दोनों विक्रिया साथ साथ संपन्न होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज बात करें, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना वो क्या होती है इस बॉन्ड्स की? पहली चीज तो होती है कि सर जो सॉलिड कैटेलिस्ट लोगे ना आप इसकी एक्टिविटी सेंटर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं इसकी एक्टिविटी मतलब सक्रिय बिंदुओं की संख्या, सक्रिय बिंदुओं की संख्या। अब बात करें सर सक्रिय बिंदु की संख्या को कैसे बढ़ाएं? सक्रिय बिंदुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अपन क्या लेंगे? कोई भी कैटेलिस्ट को प्रमोटर, कोई भी कैटेलिस्ट का प्रमोटर यूज करेंगे। प्रमोटर का मतलब होता है उत्प्रेरक वर्धक। क्या लेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। कोई भी उत्प्रेरक वर्धक लो, आप एक्टिव सेंटर्स की संख्या में बढ़ोतरी करोगे और एक्टिव सेंटर की संख्या में जैसे ही वृद्धि होगी तो क्या होगा? अधिशोषण ज्यादा होगा। अधिशोषण ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी तेरे को ज्यादा मिलेगा। तो तू उत्प्रेरक वर्धक बढ़ा के क्या एक्टिव सेंटर्स को बढ़ा सकता है। और एक्टिव सेंटर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? उत्प्रेरक वर्धक को क्या बोलते हैं अपन? प्रोमोटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोमोटर, ठीक। तो एक्टिव सेंटर बढ़ेगा तो एक्टिव सेंटर बढ़ने से क्या होगा? एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा और एडजॉर्प्शन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो अपन अधिशोषण को बढ़ा कैसे सकते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? गुरुजी प्रमोटर का यूज करके। दूसरा, गुरुजी मैं तो सक्रिय बिंदुओं की संख्या को घटाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सक्रिय बिंदुओं की संख्या को घटाना चाहता हूँ। तो तू क्या डाल दे भाई इसमें? उत्प्रेरक विष डाल दे। क्या डाल दिया? उत्प्रेरक विष। अब ये उत्प्रेरक विष है, क्या? उत्प्रेरक विष है। ये क्या करेगा? ये पॉइजनस बोलते हैं, ठीक है। क्या? पॉइजनस होता है, ठीक है। पॉइजन होता है पूरा का पूरा। तो उत्प्रेरक विष मतलब कैटालाइटिक पॉइजन यूज करेंगे। तो कैटालाइटिक पॉइजन का काम क्या होता है? गुरुजी ये क्या करता है? एक्टिव सेंटर होता है ना उनकी संख्या को क्या करता है? घटाता है। अच्छा कैसे घटाता है? जो उत्प्रेरक विष डालते हैं पड़े वो क्या करता है? इन एक्टिव सेंटर के साथ खुद अब्जॉर्ब हो जाता है। कौन सा? और एक तरह का स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो भी मॉलिक्यूल, जो भी गैस इसके ऊपर अधिशोषित हो रही थी वो उसको यहाँ पर एक्टिव सेंटर के ऊपर अधिशोषित नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद इसके साथ बाइंड हो चुका। अब जितनी भी गैस है वो इसके साथ बाइंड नहीं होगी तो एक्टिव सेंटर की संख्या को क्या कर देता? घटा देता है। अगर एक्टिव सेंटर की संख्या को घटाएगा तो एडजॉर्प्शन भी तेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन की रेट होगी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना उत्प्रेरक वर्धक। लाइक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि N2 + 3H2 इक्वल्स टू बात करता है 3NH3। N2 + 2H2 इक्वल्स टू 2NH3, ठीक है। 2NH3 N2 + 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 की बात करता। यहाँ पे तो क्या यूज करता था? Fe क्या काम करता था? Fe गुरुजी एक तरह का मेरा कैटेलिस्ट था। Fe मेरा क्या था? कैटेलिस्ट है। तो मान ले कि ये जो तूने रोड ले रखी है, जो तूने सरफेस ले रखा है, एडजॉर्बेंट ले रखा है, वो क्या है तेरा? Fe है। Fe सॉलिड है, ठीक है। अब उसके बाद में तुमने कभी इस रिएक्शन के नीचे देखा हो तो नीचे एमओ लिखा मिलता है। एमओ का मतलब होता है मोलिब्डेनम। और जो एमओ होता है ये एज ए बिहेव करता है उत्प्रेरक वर्धक का। जब किसी भी एरो के ऊपर दो कैटलिस्ट दिखे, मतलब कैटलिस्ट तो नहीं होते भाई वहां पे, कैटलिस्ट तो हर एक रिएक्शन के लिए एक ही होता है, लेकिन जो दूसरा जो भी कोई मेटल दे रखी हो या कोई अदर एलिमेंट्स दे रखे हो वो एलिमेंट्स बिहेवियर करेगा, एज ए बिहेव करेगा कैटलिस्ट के लिए, या तो प्रमोटर की तरह या फिर पॉइजन की तरह। जो नीचे या फिर इसी के पास में दूसरी मेटल या अदर एलिमेंट्स दे दे तो वो बिहेव करता है किसकी तरह? या तो प्रमोटर की तरह या फिर पॉइजन्स की तरह। मतलब या तो उत्प्रेरक वर्धक होगा या उत्प्रेरक विष होगा। आई बात समझ में? जैसे अपन ने गिल्सरोल की बात करी थी, किसमें? H2O2 में बात करी थी। तो जो गिल्सरोल था वो तेरा ऋणात्मक उत्प्रेरक था। ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट था। उसको तू उत्प्रेरक विष नहीं बोल सकता, उसको तो उत्प्रेरक विष नहीं बोल सकता। वो तो खुद ही कैटलिस्ट भाई, एक ही है गिल्सरोल, वो खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर। अगर उसके साथ में कुछ और देता
तो वो फिर उत्प्रेरक विष होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना उत्प्रेरक विष क्या होता है, ये दोनों डेफिनेशन बहुत बार पूछा है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। हिंदी मीडियम में जब इसकी बात करें, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे देना। इसी तरह उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष। ध्यान रखियो। हाँ जी, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर फिर से आपका अपन, हाँ मैं बता रहा था कि इसके ऊपर जितना ज्यादा अधिक एडजॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, इसके ऊपर जितना अधिक एडजॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, तेरा क्या होगा, विस्मांगी उत्प्रेरण से अधिशोषण सिद्धांत में इसमें प्रोडक्ट में रेट बढ़ेगी। ठीक है, अभिक्रिया की रेट बढ़ेगी, ध्यान देना। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरी आगे बात करते हैं। इस अभिक्रिया में जो विस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, अधिशोषण भी होगा, क्या होगा, अधिशोषण भी होगा और क्या होगा, विशोषण भी होगा। हाँ, मतलब इसमें तेरा एडजॉर्प्शन भी होगा और तेरा डिजॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं। इसी की वजह से अपन को कैटलिस्ट बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। एक ही कैटलिस्ट के ऊपर कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसके ऊपर ही अधिशोषण भी होगा, विशोषण भी होगा। आई बात समझ में? तो अधिशोषण होने से ना तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटती है ना बढ़ती है, जो सा होता है वैसा होता रहेगा। आई बात समझ में? हाँ, अब देख, उत्प्रेरक की सतह पर बार बार तो क्या होता रहता है, अधिशोषण और विशोषण होता रहता है। अगर अधिशोषण, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन बार बार होता रहता है उत्प्रेरक की सतह पर, तो बार बार अधिशोषण और विशोषण होने से उत्प्रेरक की सतह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि अधिशोषण और विशोषण गुरुजी बार बार होने से सतह खराब हो जाएगी। अगर ये सतह ही खराब होनी होती है, ठीक है, मतलब अगर इसकी सरफेस के ऊपर कुछ होना होता है, इसका अगर कंपोजिशन चेंज होना होता, तो यह जो कैटलिस्ट बिहेवियर नहीं करता। ठीक है, कैटलिस्ट तो वही होता है जो भाई रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर जाए, लेकिन अपने आप में, अपने मास में और अपने कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना करे, वही तो कैटलिस्ट होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसी में एक पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, अब जो इसके ऊपर अधिशोषण होगा वो होगा कैसे, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि भाई साहब जब मॉलिक्यूल सतह किसी सरफेस के ऊपर आकर बाइंड होंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, जब मॉलिक्यूल से मान ले H2 गैस यहाँ थी, N2 गैस यहाँ थी, ये गैस वहां ऊपर थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। अगर केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इसके पास में आएंगे और पास में आने से एनर्जी का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, मतलब एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर जो एनर्जी रिलीज करेंगे, इसी एनर्जी को मॉलिक्यूल्स कौन से, H2 और N2 किसके रूप में ग्रहण करेंगे, एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। किसकी तरह, एज ए एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये के रूप में इसको अब्जॉर्ब करेंगे। आई बात समझ में? तो मॉलिक्यूल्स के लिए रिक्वायर्ड सक्रियण ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, बनने वाले बॉन्ड्स के फलस्वरूप उत्सर्जित ऊर्जा ही एक्टिवेशन एनर्जी का रूप लेती है। यह भी अपने क्या अधिशोषण सिद्धांत का एक प्रमुख बिंदु था। उसके बाद में अगर बात करें अधिशोषण सिद्धांत के नेक्स्ट बिंदु की, तो बात आती है कि उत्प्रेरक वर्धक है, मैंने बता दिया, उत्प्रेरक विष मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये तेरा ही सिद्धांत था। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है गुरुजी, ये तो अपन ने क्या पढ़ा, अधिशोषण सिद्धांत को पढ़ा। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, विस्मांगी उत्प्रेरण की जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कैसी है उसकी बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्रियाविधि कैसी है। ठीक है, देखो विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि मतलब विस्मांगी उत्प्रेरण की मैकेनिज्म। मैं एक कैटलिस्ट की बात करता हूं, सिंपल सा, कि मान ले कि ये मेरा एक कैटलिस्ट है। क्या है जी, एक कैटलिस्ट। ये तो कैटलिस्ट है, ये इसकी साइट है बाइंड हो रखी है। ठीक है, अब ये तो बाइंड हो रखी है, अब जो भी रिमेनिंग साइट है वो इसकी ओपन वैलेंसी है। ठीक है, मतलब इसकी खुली संयोजकता, फ्री वैलेंसी है सारी की सारी। ठीक है, ये क्या है, इसकी फ्री वैलेंसी, सारी की सारी क्या है, इसकी फ्री वैलेंसी। इनको बोलते हैं उत्प्रेरक पृष्ठ की मुक्त संयोजकता, मतलब फ्री वैलेंसी ऑफ
उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की सरफेस की। अब ये फ्री वैलेंसी है सारी की सारी, ठीक है। ये जो फ्री वैलेंसी है ये क्या करेगी, किसी ना किसी रिएक्टेंट के साथ, दो रिएक्टेंट ले लिए, मान ले N2 और H2 रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड होंगे, किसके साथ, फ्री वैलेंसी, जिनको मैं क्या बोलता हूं, एक्टिव सेंटर। क्या बोलता हूं जिनको मैं, एक्टिव सेंटर। इनके साथ क्या होगी, बाइंड होगी। ये ले भाई, ये एज ए कैटलिस्ट तो रहेगा ही रहेगा तेरा, ठीक है। अब A यहां जुड़ गया, B यहां जुड़ गया, आई बात समझ में। ये इसका क्या हुआ, A और B का क्या हो रहा है यहाँ पे, एडजॉर्प्शन। किसका, एक्टिव, जो भी A और B है इनका एडजॉर्प्शन हो रहा है कहां, एक्टिव सेंटर के ऊपर। एक्टिव सेंटर किसका है भाई, कैटलिस्ट का, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर उपस्थित एक्टिव सेंटर जिनको की क्या बोलते हैं अपन, फ्री वैलेंसी, उनके ऊपर ये मेरे क्या है, क्रियाकारक, क्या है, रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक। ये क्या है, मेरा कैटलिस्ट है, ये मेरा क्या है, कैटलिस्ट। ध्यान रखना, एक रिएक्टेंट का एक्टिव सेंटर के ऊपर क्या हो रहा है, अधिशोषण, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसका, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, किसका है, रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट है, इसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, देखो यहां तक क्या करना, अपने क्रियाकारकों का अधिशोषण हो गया। अब दोनों एक दूसरे के पास में आए, एक दूसरे के पास में आए, जब ये मॉलिक्यूल से एक दूसरे के पास में आए तो कुछ एनर्जी रिलीज की, कुछ एनर्जी रिलीज की। वो एनर्जी किसके रूप में गेन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। कौन गेन करेगा, एक तो ए क्रियाकारक और दूसरा बी क्रियाकारक। ये दोनों क्रियाकारक, ये दोनों रिएक्टेंट एज ए किसकी तरह बिहेव, एनर्जी किसकी तरह गेन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। और एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में जैसे ही एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। कैसे गुरुजी, ऐसे ही डायग्राम फिर से बनाना आपको। देख भाई, सिंपल सा है, तेरे को कुछ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तेरे को पता होना चाहिए कैटलिस्ट ए और बी के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। ये तेरा क्या है, इंटरमीडिएट। क्या है तेरा, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती बन चुका तेरा। ध्यान से देखना, ये तेरा इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, अब तेरा यहां तक तो एडजॉर्प्शन हो रहा था, अब इसका क्या होगा, डिजॉर्प्शन। क्या होगा रे, डिजॉर्प्शन होगा इसका। अब क्या होगा इसका, डिजॉर्प्शन मतलब विशोषण। अब विशोषण मतलब बॉन्ड टूटेंगे। कौन से, जो बॉन्ड बना उसको ना तोड़ियो भाई, इन ना तोड़ियो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो गुरुजी होगा कि मेरा कैटलिस्ट तो एक तरफ हो लिया और दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तरफ हो लेगा, ठीक है। कैटलिस्ट तो जैसा था वैसा वापस मिल गया मेरा कैटलिस्ट, ठीक है। और मेरा जो प्रोडक्ट बना ए और बी, ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट है। इस तरह से तेरे को मैकेनिज्म फॉलो करनी है, ठीक है। सिंपल सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट इसके ऊपर क्या हो रहा, अधिशोषित हो रहा, मतलब इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा, एडजॉर्ब हुआ। एक दूसरे के बीच में जो रिलीज एनर्जी थी वो एज ए बी है, एज ए गेन करे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। एक्टिवेशन एनर्जी के फलस्वरूप दोनों के बीच में बॉन्ड बना। जैसे दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन फिनोमेना एप्लीकेबल हो रही है। डिजॉर्प्शन के फलस्वरूप कैटलिस्ट अलग हो गया, मेरा प्रोडक्ट अलग बन गया। बस ये छोटी सी बात थी। इसको बोलते हैं विस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत और विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस कर सकते हो ऐसी। अरे कोई प्रॉब्लम, छोटी सी बात थी, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, अरे वो तो बिल्कुल ही तुम्हारे जाना पहचाना सा टॉपिक है, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटी सी फिनोमिना, मतलब इसका थोड़ा सा जो सॉलिड कैटलिस्ट है इसके बारे में बता देता हूं कि सॉलिड कैटलिस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। जो सॉलिड कैटलिस्ट है उसकी हालांकि आरबीसी नहीं है लेकिन सीबीएसई में दे रखा है कि इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स में सॉलिड कैटलिस्ट में दो है, सॉलिड कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट।
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक तो इसकी एक्टिविटी है और दूसरी इसकी सिलेक्टिविटी है। एक तो इसकी एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरी इसकी कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है, सिलेक्टिविटी, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इजी है। एक्टिविटी मतलब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कैसे करें, आई बात समझ में, इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कैसे होगी। पहला इसकी बात है, किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी मतलब जब एडजॉर्प्शन हो रहा है किसके ऊपर, सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर, तो एडजॉर्प्शन होने के बाद में अगर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसको वापस इंप्रूव कैसे करे, वो इंप्रूव तभी हो सकती है जब कैटलिस्ट किसके बीच में, कैटलिस्ट और एक तो कैटलिस्ट और दूसरा रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने की वजह से उसमें उनके ऊपर अधिशोषण और भी हो सकता है, इसलिए एक्टिविटी को बढ़ने के लिए जरूरी है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो। दूसरा, सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिविटी तभी बढ़ सकती है जब उसमें एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन फिनोमेना कंटिन्यूअस होती रहे, आई बात समझ में। और कोई भी केमिकल्स, कोई भी एक्टिव, कोई भी रिएक्टेंट ऐसा बिहेवियर ना करे किसकी तरह उत्प्रेरक विष की तरह, मतलब किसी भी पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करने वाला नहीं होना चाहिए, तभी उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि सॉलिड कैटलिस्ट में एक्टिविटी ज्यादा होने का मोटा सा रीजन तो यही है क्योंकि सर इसमें केमियो अब्जॉर्प्शन फिनोमेना फॉलो होती है, केमियो अब्जॉर्प्शन होने की वजह से इनमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, एक्टिव कैटलिस्ट में अपन बात करते हैं, एक्टिव कैटलिस्ट सॉलिड कैटलिस्ट है, कौन सा, सॉलिड कैटलिस्ट। और सॉलिड कैटलिस्ट में अगर अपन बात करें मेटल्स की, किसकी रे, मेटल्स की, अगर अपन यूज करें क्या, मेटल, तो मेटल की हमेशा ही एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब बात आती है सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, कौन सी मेटल्स में होती है, आइए बात करें अपन ट्रांजिशन मेटल्स की, मतलब कौन सी मेटल्स होनी चाहिए, वो भी ट्रांजिशन मेटल। कौन सी मेटल, ट्रांजिशन मेटल। अगर ट्रांजिशन मेटल है तो उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए अपन सबसे ज्यादा कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, हमेशा मेटल का यूज करते हैं। अब बात आती है दूसरी, सर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट में सिलेक्टिविटी का क्या रोल है, किसका, सिलेक्टिविटी का। अब सिलेक्टिविटी का सीधा सा अपन इसका बात करें सिलेक्टिविटी की, तो बोल सकते हैं कि हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स मेटल ही क्या करेगी, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगी। एक फिक्स मेटल ही कैटलिस्ट हो सकती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक फिक्स मेटल ही कैटलिस्ट हो सकती है, और वो फिक्स मेटल एक फिक्स प्रोडक्ट को ही जन्म देती है। आई बात समझ में, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर मेटल एज ए बिहेव करेगी कैटलिस्ट की तरह, और वो क्या करेगी, एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। मैं कहना चाहता हूं एक ही रिएक्शन में अगर बार-बार कैटलिस्ट बदले, एक ही रिएक्शन में अगर अपन अलग-अलग कैटलिस्ट यूज करें तो उसकी सिलेक्टिविटी भी अलग-अलग होगी। एक ही रिएक्शन में अगर दो से अधिक कैटलिस्ट यूज करते हैं, अगर दो अलग-अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट भी अलग-अलग मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक में दे रखा है एग्जांपल के तौर पर कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, CO गैस की रिएक्शन किससे करवा दिया, CO गैस की रिएक्शन अगर 3 हाइड्रोजन गैस के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ करवाए और कैटलिस्ट यूज किया इसने, कौन सा, निकिल, कौन सा, निकिल, जो निकिल तेरा सॉलिड है तो निकिल कैटलिस्ट यूज कर रहा है तो तेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो CH4 मीथेन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में जो बन रहा है तेरा पानी बाहर निकल रहा है, H2 एज ए वेपर के रूप में बाहर निकल रहा है। दूसरा, इसी रिएक्शन की मैं बात करें, अगर वही मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लूं, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और मैं यहाँ पे वही हाइड्रोजन गैस इसमें डाल दूं, अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा गुरुजी यहाँ पे तो 3 मोल यहाँ पे 2 मोल, भाई ले तो हाइड्रोजन गैस ही रहा हूं ना, ये इसका नेचर है कि मैं कितनी एब्जॉर्ब करूं, आई बात समझ में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अब मैं बदल क्या रहा हूं, कैटलिस्ट बदल रहा हूं, और कैटलिस्ट के रूप में मैं कॉपर और ZNO एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहा हूं, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा मेथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, किसका है,
मेथेनॉल का, वो भी कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में, मेथेनॉल भी एक गैसियस स्टेट में मतलब वेपर फेज में ही मिलेगा। ध्यान रखियो इस चीज में। देखो रिएक्शन, यहाँ पे भी रिएक्टेंट मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो मेथेन और हाइड्रोजन H2 बाहर निकल रहा है और यहाँ पे मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह इसी रिएक्शन की बात करें, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड वही गैस लूं और मैं कौन सी ले लूं, हाइड्रोजन गैस के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करवाऊं, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा HCHO, HCHO क्या है मेरा, फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे केवल मैंने क्या ले लिया, कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर और ZNO जब यूज करते हैं तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, केवल कॉपर यूज करेंगे, कॉपर पाउडर यूज करेंगे तो किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये एल्डिहाइड है तेरा, HC डबल बॉन्ड OH तेरा एल्डिहाइड है और ये एथेनॉल मेथेनॉल है। आई बात समझ में। तो ये क्या होती है, इसकी सेलेक्टिविटी होती है। क्या होती है इसकी सेलेक्टिविटी, देखो एक बार गौर से। ठीक है, उसके बाद में जो तुम्हारा टॉपिक आता है वो आता है किसका भाई साहब, एंजाइम कैटलिस्ट का। किसका है, एंजाइम कैटलिस्ट का, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।